नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। टीवी के पॉलिटिकल प्राइम टाइम शो भारत की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ और सबसे बड़ी खबर है 200 करोड़ के कैश की पहेली। एजेंसियां जांच में जुटी है, लेकिन पैसा किसका है इसको लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है। मोदी और अखिलेश इस पर एक दूसरे के आमने सामने। कानपुर से लेकर कन्नौज तक इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापेमारी आखिरकार खत्म हो गई। ताला बंद है और पीयूष जैन के जो परिजन हैं वो यहाँ से जा चुके हैं और छापेमारी की कार्रवाई यहाँ से खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो 170 करोड़ रुपए से ज्यादा की बरामदगी है और जो दस्तावेज मिलने थे वो मिल चुके हैं। लेकिन सवाल अब तक बने हुए हैं कि करीब 200 करोड़ रुपए कैश आया कहां से? 23 किलो सोना किसका है? करोड़ों के कैश में किस किस की हिस्सेदारी है? और अब इस गुत्थी को सुलझाने एक नहीं, दो नहीं, पांच केंद्रीय एजेंसियां जुट गई हैं। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जब्त किए गए सोने की जांच करेगा। ईडी इस बात की जांच करेगा कि करोड़ों रुपए हवाला के तो नहीं। आयकर विभाग काले धन और पैसे के स्रोत की पड़ताल करेगा। वाइल्ड लाइफ विभाग 600 किलो चंदन के तेल की जांच करेगा। वहीं जीएसटी विभाग जांच को आगे बढ़ाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने जीएसटी मुख्यालय को लिखे पत्र में कहा है कि कानपुर और कन्नौज में पड़े छापों के दौरान जो भी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं उनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी जाए, जिससे वो ये पता लगा सकें कि ये पैसा कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए तो भारत नहीं आया था। जिस पीयूष जैन के कारनामों की जांच देश की 5 एजेंसियां करेंगी, जिस पीयूष जैन को 4 दिनों से देश लगातार टीवी पर देख रहा है, वही पीयूष जैन अपने पड़ोसियों के लिए रहस्य बना हुआ है। बहुत कम देखते थे, यहाँ मंदिर आते जाते देखा। पीयूष जैन की कमाई का फॉर्मूला भले ही अब तक रहस्य बना हो, लेकिन सियासी गलियारों में उसके भ्रष्टाचार की इत्र खूब महक रही है। कानपुर की ही जमीन से आज प्रधानमंत्री मोदी ने पीयूष जैन के तार समाजवादी पार्टी से जोड़ दिए, लेकिन उन्नाव से अखिलेश यादव ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। डिजिटल इंडिया का कमाल है कि वो ढूंढने गए थे पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया। उन्हें कंप्यूटर से नाम पीयूष जैन का मिल गया। बीजेपी ने अपनी ही पोल खोल दी पीयूष जैन के माध्यम से। जांच एजेंसियों की जांच के बाद ही पीयूष जैन के काले साम्राज्य पर उठ रहे सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन चुनावी सभाओं में कोई भी पीयूष जैन का नाम उछालने से चूक नहीं रहा। समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। चलिए सीधे कानपुर लिए चलते हैं। आपको संवाददाता संजय त्रिपाठी वहां मौजूद है। संजय, कैश कांड को लेकर सियासत खूब हो रही है, हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी। कैश को लेकर आज का ताजा अपडेट क्या है और क्या पता चला है? पैसे हैं किसके? देखिए, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल के जवाब के लिए कि आखिरकार ये रकम जो है 170 करोड़ रुपए जो कानपुर से मिली है, 17 करोड़ रुपए जो कन्नौज से मिली है और सोने के सिक्के, ये सारे सवालों के जवाब पीयूष जैन से लिए जाने थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डीजीजीआई की टीम ने उसका न तो पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा और ना ही ट्रांजिट रिमांड मांगा कि जिससे कि गुजरात ले आकर के उससे पूछताछ की जा सके। अब एक बात और जानकारी मिली है कि जो ये कहा जा रहा था कि कुछ ट्रक अहमदाबाद में पकड़े गए थे जिनमें ई-वे बिल जो लगाया जाता है किसी भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो ई-वे बिल नहीं थे। इस सूचना पर जब ज़्यादा काम किया गया तो पता लगा कि उसका कनेक्शन कानपुर से है। लेकिन जो अरेस्ट का ग्राउंड डीजीजीआई की टीम ने दिया है पीयूष जैन को गिरफ्तार करने से के बाद में, उसमें ये बात कही गई है कि उनको ये जानकारी मिली थी कि कानपुर में शिखर पान मसाले के यहाँ टैक्स इवेजन हो रहा था और उसकी जांच करने आए तो यहाँ पर 4 ट्रक पान मसाले के बरामद हुए जिनमें कोई कागज़ नहीं मिला। और जब शिखर पान मसाले में ज़्यादा गहराई से छानबीन की गई तो पीयूष जैन का नाम खातों में निकल के आया, जो बही खाते हैं फर्म के। वहाँ से पता लगा कि पीयूष जैन 85% जो कंपाउंड पान मसाले को बनाने में इस्तेमाल होता था वो पीयूष जैन सप्लाई करता था। इसी आधार पर टीम पीयूष जैन के जो आवासीय परिसर हैं उनमें छापेमारी करने गई और वहाँ से फिर 177 करोड़ रुपए सामने आए, जैसा कि सभी ने देखा। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो
अरेस्टिंग के पीछे ग्राउंड दिखाया गया, उसमें DGGI की टीम ने ये कहा है कि ये जो 177 करोड़ रुपए हैं, ये पीयूष जैन ने उन्हें जानकारी दी है कि ये पैसा पिछले कुछ सालों में उसने कंपाउंड सप्लाई करके बनाया है। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा था कि ये चूंकि कैश इसमें मिलने की बात है तो ये अब इसकी आगे की जांच इनकम टैक्स करेगा, लेकिन अब चूंकि टर्नओवर की बात कह दी है तो ये टेक्निकल चीज़ समझने वाली बात है कि अगर 177 करोड़ का टर्नओवर है तो वो बाद में पीयूष जैन इस केस में 5 या 10% अपनी इनकम दिखा करके इनकम टैक्स दे सकेगा। तो पहले अगर इनकम टैक्स को ये कैश हैंडओवर किया था तो मुझे लगता है कि वो 170 करोड़ रुपए अघोषित आय या इनकम मान करके उस पर टैक्स की डिमांड करते हैं। तो कैश तो जब्त हो गया है, उसके अलावा और भी बहुत कुछ मिला है जो जांच एजेंसी है उनको, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि ये कैश आखिरकार है किसका। इस खबर पर आगे भी अपने दर्शकों तक अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूपी में कारोबारी की हत्या पर एटा से अलीगढ़ तक हंगामा मचा हुआ है। एटा के मशहूर व्यापारी संदीप गुप्ता की अलीगढ़ में गोली मारकर हत्या हुई। इस वारदात से व्यापारियों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। 24 घंटे होने को हैं, लेकिन कातिल अब तक फरार है। एबीपी न्यूज को हत्या से जुड़ी कुछ बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है, आप भी देखिए। 55 साल के जिन व्यापारी संदीप गुप्ता की हत्या हुई है, इलाके में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। दोपहर को पोस्टमार्टम के बाद अब संदीप गुप्ता के शव को एम्बुलेंस में घर के लिए ले जाया जा रहा था, तब रोड के दोनों तरफ लोगों की भीड़ थी और एम्बुलेंस पर लोग फूल बरसा रहे थे। संदीप गुप्ता की हत्या के विरोध में एटा जिले के बाजार आज बंद है। संदीप गुप्ता के समर्थक सड़क पर हैं और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। एबीपी न्यूज को पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक रात करीब 8:30 से 8:45 बजे का वक्त था। संदीप ब्लैक फॉर्च्यूनर जिसका नंबर UP 82 AL 1000 था उसमें बैठे थे। रास्ते में उन्होंने ड्राइवर को पान मसाला लाने के लिए भेजा और इसी वक्त बलेनो कार से आए बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। 2 बदमाश गाड़ी से आए थे और जो गाड़ी थी उसको भी हम लोगों ने, पुलिस ने उसकी गाड़ी को बरामद कर लिया। वो बेलेनो गाड़ी थी जो कि मथुरा से उसको बदमाशों ने अगवा किया था उस गाड़ी को इसी साल अक्टूबर के महीने में, और गाड़ी का जो मालिक था वो मालिक आगरा के रहने वाले थे। जिस गाड़ी में संदीप गुप्ता की हत्या हुई उस गाड़ी में सीमेंट कंपनी के अधिकारी बैठे थे, जबकि ड्राइवर पान मसाला लेने के लिए उतरा था। पुलिस के मुताबिक साल 2015 से ही संदीप को सरकारी गनर मिला हुआ है, जो कि घटना के वक्त उनके साथ न होकर दूसरी गाड़ी में था। शक की सुई अब यहीं से गहरी होती जा रही है। सरकारी गनर संदीप गुप्ता के साथ गाड़ी में क्यों नहीं था? घर से जब गाड़ी साथ निकली तो गनर वाली गाड़ी दूसरे रास्ते पर क्यों गई? क्या प्लानिंग के साथ की गई संदीप गुप्ता की हत्या? हत्या व्यावसायिक वजहों से की गई या कोई और वजह है? इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है और मैं कानून से ये उम्मीद करता हूँ कि एक मुलजिम को बस सजा मिल जाए, जिससे मेरे भाई की हत्या का बदला पूरा हो जाए, बस और कुछ नहीं। पुलिस तमाम एंगल से जांच कर रही है और इस दौरान ये जानकारी भी सामने आई है कि हत्या से करीब घंटे भर पहले संदीप गुप्ता अलीगढ़ में DIG दीपक कुमार से मिले थे। DIG के मुताबिक मुलाकात की कोई खास वजह नहीं थी। उन्होंने जान पर खतरे जैसी कोई आशंका भी जाहिर नहीं की थी। उनको इनके किसी नज़दीकी आदमी ने बताया कि आज वो अलीगढ़ आए हैं, क्योंकि उनका कोई प्रायर अपॉइंटमेंट अलीगढ़ में नहीं था। और इस बात को जो फैक्ट्री जो है उसके जो इंचार्ज हैं उन्होंने भी बताया कि फैक्ट्री में भी उनका कोई प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं था और हमसे भी मिलने का कोई प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं था। तो सवाल ये कि क्या DIG ऑफिस से निकलते ही बदमाश संदीप के पीछे लग गए थे? पुलिस ने हत्यारों की तलाश के लिए 5 टीमें लगा दी हैं और जानकारी CCTV से जुटाई जा रही है। कारोबारी संदीप गुप्ता के परिवार ने एक साड़ी की दुकान से शुरुआत कर बिजनेस का बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था। संदीप की राजनीतिक और सियासी पकड़ भी थी, इसलिए हत्या के पीछे की वजह सियासी भी हो सकती है, जिसके तार अब तलाशे जा रहे हैं। संदीप गुप्ता इलाके के न सिर्फ व्यवसायी थे बल्कि उनकी राजनीतिक और सामाजिक पकड़ भी काफी मजबूत थी। यही वजह है कि एटा से लेकर अलीगढ़ तक समर्थक आक्रोशित हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। छोटे से व्यापार से संदीप ने कारोबार का विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। एटा से 50 किलोमीटर दूर अलीगंज में संदीप के पिता राम प्रकाश गुप्ता ने सालों पहले साड़ी संसार के नाम से दुकान खोली थी। संदीप 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे।
संदीप साड़ी संसार के ही बैनर तले अलीगढ़ एटा के इलाके में सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते थे। गरीबों में कंबल बंटवाना हो या फिर जरूरतमंदों की आंखों का ऑपरेशन, संदीप गुप्ता सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। 20 साल पहले संदीप ने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया और देखते ही देखते सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीमेंट कंपनियों के मुख्य ट्रांसपोर्टर थे। अल्ट्राटेक सीमेंट के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो जल्द ही अपनी सीमेंट फैक्ट्री भी लगाने वाले थे। संदीप की भले ही कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन वो कल्याण सिंह परिवार के करीबी थे। कल्याण सिंह के नाम पर गरीबों के लिए कार्यक्रम करते थे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बिजली परियोजना जवाहर तापीय विद्युत परियोजना में भी ठेकेदारी का काम कर रहे थे। इसके अलावा रियल एस्टेट और बालू खनन का भी काम था। 2017 के नगर निकाय चुनाव में अलीगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के टिकट के उम्मीदवार थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। इसके बाद वो खुद भी चुनाव नहीं लड़े। इलाके में उनकी भूमिका किंग मेकर की मानी जाती रही है। ऐसे में चुनाव से ऐन वक्त पहले इस हत्या का हो जाना कई बड़े सवाल खड़े करता है। मिशन यूपी पर निकले बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह ने आज अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर ABCD वाला जुबानी वार किया। अमित शाह ने A का मतलब अपराध और आतंक बताया, B का मतलब भाई भतीजावाद बताया, C का मतलब करप्शन, D का मतलब दंगा कहा। तो एक नया ABCD अमित शाह ने इस्तेमाल किया अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। अमित शाह के जवाब में SP अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और लिखा, हाथरस, लखीमपुर, गोरखपुर, आगरा कांड के बाद अब तो भाजपा के समर्थक ही भाजपा के खिलाफ खड़े होकर कह रहे हैं ABCD, मतलब अब भाजपा छोड़ दी। तो दोनों तरफ से वार पलटवार हुआ। क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। मित्रों, ये समाजवादी पार्टी की ABCD ही उल्टी है। इनका है A से मतलब है अपराध और आतंक, B से मतलब है भाई भतीजावाद, C से मतलब है करप्शन और D से मतलब है दंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी ABCD पर पानी फेरने का काम किया। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। येलो अलर्ट जारी कर दुकानों के खुलने का समय तय कर दिया गया है। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत दुकानें, मॉल सुबह 10 से रात 8 बजे तक ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी और बंद होंगी। साप्ताहिक बाजार जो है वो एक जोन में एक ही खुल सकेंगे। मेट्रो बस में 50% क्षमता के साथ यात्रियों को सफर करने की इजाजत है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी है, जो कि सोमवार से लागू किया गया है। इसके अलावा रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ही खुलेंगे। तो दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जो संक्रमण दर है वो 0.68% पर पहुंच गया है। ऐसे में एहतियात आप भी बरतें। और अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल रिपोर्ट का। इस वक्त देश में बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई है। एक ही मुद्दे पर जनता और नेताओं के लिए नियम अलग अलग हो गए हैं। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जनता पर नाइट कर्फ्यू की पाबंदी है, जबकि नेता अपनी चुनावी रैलियों में हजारों लाखों की भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन की होड़ में जुटे हुए हैं। और आज सवाल सिर्फ पार्टियों से नहीं, बल्कि जिले के मालिक यानी DM साहब से सीधे पूछा जाएगा कि बताइए आप कोरोना रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। हरदोई में से निकल रहा था मेरे घर से एयरपोर्ट की तरह, मुझे कुछ जर्नलिस्ट पूछ रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा। मैंने उनको कहा हरदोई की रैली देख लो, जवाब मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में क्या होगा। अब वो सज्जन देख रहे नहीं देख रहे मुझे मालूम नहीं है, मगर मैं देख रहा हूं जहां तक नजर पहुंचती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। मास्क नहीं लगाए हुए हैं जी, गलती। आपको नहीं लगता इतना बड़ा खतरा है ओमिक्रॉन का? और उसके बावजूद जो लगा लेंगे। भाजपा को जिताने के लिए आए हैं यहाँ पे। भाजपा को जिताने के लिए। अच्छा एक चीज बताइए जी, इतनी बड़ी भीड़ है, आप लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं? मास्क लगाए, अब लगाए ले रहे हैं। अच्छा, अब लगाने जा रहे हैं। चलिए फिर भी कोरोना चला गया था तो इसलिए नहीं लगाए। जी जी।
इतनी बड़ी रैली। वैक्सीन लगवा चुके हैं फिलहाल, तो मास्क गए भूल। मास्क नहीं पहना हुआ, लेकिन इससे पहले भी जब से आयोजन हो रहा है, ज़्यादातर जो यहाँ पर बच्चियाँ हैं बिना मास्क के ही दिखाई दी, कोई प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए दिखाई दी। और जिस तरीके की भीड़ है, ये चिंताएं और ज़्यादा बढ़ाती हैं। मौसम थोड़ा खराब है, लेकिन उसके बावजूद जनता का समर्थन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बात से फूले नहीं समा रहे कि दिसंबर की हाड़ कपाने वाली ठंड में बरसते बादलों के बीच हजारों की भीड़ उनके स्वागत में हाजिरी लगाने पहुंची है। लेकिन अखिलेश यादव इस बात का जवाब नहीं देते कि उनकी रैली में बिना मास्क के मौजूद इन लोगों को कोरोना संक्रमण का शिकार बनने से कौन बचाएगा। गिनती करते करते आप थक जाएंगे, लेकिन उन चेहरों को गिन नहीं पाएंगे जो अपने अखिलेश भैया की चुनावी रैली में मास्क घर पर छोड़कर आए हैं। और 2 गज की दूरी है जरूरी वाली बात तो खैर भूल ही जाइए। यहाँ ये बात बताना जरूरी हो जाती है कि पिछले हफ्ते अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव कोरोना संक्रमित हो गई थीं और उसके बाद अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ये पहला चुनावी कार्यक्रम है। हालांकि अखिलेश यादव कोरोना की दूसरी लहर में उन्नाव में बहती लाशों का हिसाब मांगना नहीं भूले। यही उन्नाव और कानपुर के इलाके के लोगों ने देखा, जब कोविड में लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में लाशें यहाँ बह रही थी, उन्नाव में बह रही थी। इलाहाबाद आगे पड़ता है, गंगा का किनारा संगम है, वहां पर देखा लोगों ने। बनारस और बक्सर तक लगातार लाश बहती हुई दिखाई दी गंगा में। लेकिन तीसरी लहर न आने पाए, इसके लिए कोई सावधानी नहीं बरत रहा है। चुनाव आयोग जो कहेगा या जिस तरीके से ओमिक्रॉन दुनिया में फैल रहा है, जो नियम बनेंगे उसका पालन समाजवादी पार्टी करेगी। अब नेता तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर न डर रहे हैं, न अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो जिनकी सीधी जिम्मेदारी बनती है, चलिए उनसे पूछते हैं। अखिलेश यादव की रैली उन्नाव में हो रही है। ये रविंद्र कुमार हैं, जो उन्नाव के डीएम हैं। डीएम साहब, आप ही बताइए कि आपके जिले में क्या हो रहा है? क्या ये भीड़ आपको डरा नहीं रही? इस तस्वीर के किसी भी हिस्से में क्या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता दिख रहा है? भीड़ जमा ना हो और लोग मास्क जरूर लगाएं। क्या इसके आपने कोई इंतजाम किए थे? अगर किए तो उसकी धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? कोरोना के संक्रमण रोकने के लिए जो शासन के निर्देश हैं उसका पूरा तरीके से पालन कराया जाएगा। जहां तक आगामी चुनाव के दृष्टिगत रैलियों में है, उसमें भी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन कराया जाएगा। और हम लोगों ने जो भी परमिशन दी थी वो भी इस शर्त के साथ कि कोविड नियमों का पालन होगा और उसी के अनुसार कार्रवाई की। लेकिन सिर्फ अखिलेश यादव को ही दोष क्यों दिया जाए? 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी विधानसभा के रण में अपनी अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए हर नेता मैदान में है। ये भगवा महासागर इस बात का परिचायक है कि फिर से उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। उन्नाव के बाद यूपी के हरदोई की तस्वीर देख लीजिए। जन सैलाब उमड़ा हुआ है और भीड़ देखकर गृह मंत्री अमित शाह की आंखों और बातों में यूपी जीतने का जोश दिखाई दे रहा है। मुझे बताओ हरदोई वालों, कोई फुलटॉस गेंद डालेगा तो अच्छा बल्लेबाज चौका लगाएगा या नहीं लगाएगा? जोर से बोलो, लगाएगा या नहीं लगाएगा? पीछे वाले बोलो, लगाएगा या नहीं लगाएगा?
जाहिर तौर पर चुनावी समर में हर नेता हदों के ताले तोड़ देने वाली भीड़ जुटाने की हसरत रखता है। एबीपी न्यूज की मुहिम है कि रैली रोको ताकि जिंदगी बची रहे। हम चुनाव रोकने की बात नहीं करते, लेकिन यहाँ तो रैली भी हो रही है और कोरोना संक्रमण को नियंत्रण देने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ढूंढने से भी किसी के चेहरे पर मास्क मिलेगा। हरदोई के साथ साथ यूपी के सुल्तानपुर में भी अमित शाह ने जन विश्वास रैली की, लेकिन मंच से लेकर नीचे बैठे बीजेपी पदाधिकारियों तक किसी ने मास्क लगाने की जरूरत नहीं समझी थी। आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, फिर भी ये हाल है, क्या कहेंगे इस पे आप? अब ये लगाना चाहिए, लेकिन अब भीड़ के उसमें नहीं हो पा रहा है, करना चाहिए। नहीं, ये तो खैर गलती हम करेंगे तो हम लोगों को कैसे बताएंगे? वो इस समय मास्क बहुत जरूरी है। बैठे हुए हैं, 50,000 की भीड़ है जी। नहीं 50,000 के ऊपर है। 50,000 के ऊपर है जी। किसी के चेहरे पे मास्क नहीं दिख रहा है, आप भी नहीं लगाए हैं जी। जहाँ की थर्ड वेव चल रहा है, इतना खतरा है। नहीं देखिए सुल्तानपुर में कोई ऐसा खतरा नहीं है और यहाँ पे सब पूर्ण रूप से अमन चैन है। और जब खतरा बढ़ेगा तो हम लोग मास्क लगा करके सभी लोग नियमों का पालन करेंगे। लेकिन आप लोग के चेहरे पे मास्क नहीं दिख रहा है, क्या डर नहीं, भय नहीं है आपको? नहीं, भय है। हम लोग डबल डोज जो है वैक्सीन लिए हुए हैं। ये हरदोई के जिलाधिकारी अविनाश कुमार हैं। डीएम साहब, आपकी जानकारी में तो होगा ही कि हरदोई में इतनी बड़ी चुनावी रैली होने वाली है, तो क्या आपने इस रैली में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, इसके इंतजाम किए थे? आपको नहीं लगता कि अगर हरदोई में भी दिल्ली और महाराष्ट्र की तरह कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने तहलका मचाना शुरू कर दिया तो जिम्मेदारी आपको ही लेनी होगी? हम सिर्फ डीएम की तस्वीर लगाकर सवाल पूछने की खानापूर्ति नहीं कर रहे। हमने हरदोई के डीएम अविनाश कुमार से बात करने की कोशिश की ताकि वो कैमरे के सामने आकर इन सवालों के जवाब दें, लेकिन डीएम साहब ने कैमरे के आगे आने की जहमत नहीं उठाई। इस रिपोर्ट को देख रहे दर्शकों के मन में अगर एक पल के लिए भी ये ख्याल आ रहा है कि हरदोई और उन्नाव 2 उत्तर प्रदेश के छोटे जिले हैं, तो उस शक को दूर कर लीजिए और यूपी की राजधानी लखनऊ से मंगलवार की सुबह आई ये तस्वीर देख लीजिए। यूपी के कोने कोने से आई बेटियों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया, लेकिन जितने जोश के साथ मैराथन में हिस्सा लिया गया, उसी रफ्तार में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हुआ था। ये बताइए, कोविड इतनी तेजी से फैल रहा है, मास्क वगैरह, भीड़ वगैरह, डर नहीं लगा आपको? डर लगा, तभी मैं मास्क लगा के दौड़ी थी। मास्क लगा के दौड़ी थी, अभी हटा दिया मास्क आपने? अब हाँ पर है ना, इसलिए हाँ पर है ना, इसलिए। आप बताइए, मास्क लगाया नहीं आपने? मास्क लगाया था, फिर हटा दिया रनिंग करते हुए। नहीं, हम लोग दौड़ रहे हैं, हाफ रहे हैं, तो हम लोग मास्क तो नीचे करेंगे ही करेंगे। ये वो लखनऊ है जो दूसरी लहर में सबसे ज्यादा तबाही देख रहा था। हिंदुस्तान आज भी लखनऊ के शमशान घाट से आई इन तस्वीरों को नहीं भूला है। एक तरफ जब तीसरी लहर का खतरा दस्तक दे रहा है, ऐसे वक्त में लखनऊ में कोरोना को नियंत्रण देने वाले आयोजन हो रहे हैं। स्टेडियम से शुरू होगी और स्टेडियम में ही खत्म होगी। हम लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश से पूछ रहे हैं कि आपने अपने जिले में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां कैसे उड़ने दी? क्या आपको नहीं पता था कि भीड़ जुटेगी तो कोरोना का खतरा होगा? आपके ही यूपी में सरकार ने कोरोना रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया है, तो क्या दिन में कोरोना वायरस संक्रमण नहीं फैलाएगा? सवाल तो जायज है और उसका जवाब जानना भी, और इसी जवाब को जानने के लिए जब एबीपी न्यूज ने डीएम अभिषेक प्रकाश से बात की तो मालूम चला कि शाम को उनकी चुनाव आयोग के साथ बैठक है और इसके चलते बात नहीं हो पाएगी। लखनऊ में कांग्रेस की कोरोना फैलाने वाली मैराथन हो रही थी, तो कानपुर में भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में भयानक भीड़ पहुंची थी। कानपुर के लोगों का जो मिजाज है, जो कानपुरिया अंदाज है, जो उनकी हाजिर जवाबी है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। जगह का नाम बदल गया, लेकिन हकीकत नहीं बदली। ना तो 2 गज की दूरी का निशान था और न ही चेहरे पर मास्क। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक करके कहा था कि डीएम से ज्यादा अपने जिले को कोई नहीं जानता। जब आपका जिला जीतता है तो देश जीतता है, जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है।
अब कानपुर के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ही बताएं कि क्या इस तरह वो अपने जिले में कोरोना को हराएंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम में 200 लोगों से ज्यादा के जमा होने की इजाजत तक नहीं देते हैं, तो फिर चुनावी कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां कैसे उड़ने देते हैं। एबीपी न्यूज की कोशिश थी कि कानपुर के डीएम इन सवालों के जवाब कैमरे पर आकर दें, लेकिन विशाख जी अय्यर इन सवालों का जवाब देने के लिए वक्त नहीं निकाल पाए। कानपुर से लेकर हरदोई तक और लखनऊ से लेकर उन्नाव तक चुनावी रैलियों में ये जमघट तब लगा है जब कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पहली और दूसरी लहर की रफ्तार के साथ रिकॉर्ड तोड़ता हुआ संक्रमण फैलाने में जुटा है। यूपी में ये हाल तब है जब सोमवार को जारी नीति आयोग की रिपोर्ट में हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में जिला स्तर पर 16% स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। कोरोना की दूसरी लहर में इलाहाबाद हाई कोर्ट कह चुका है कि उत्तर प्रदेश के गांव और छोटे कस्बों में स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे होती है। जो राज्य कोरोना की दूसरी लहर में इतने बुरे हालातों का गवाह बन चुका है, वो सबक क्यों नहीं लेता। और इसी को लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया उसमें 52% लोग रैली रोकने के पक्ष में हैं, जबकि चुनाव रोकने के पक्ष में 24% और दोनों नहीं कहने वाले भी 24% हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।